नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है SJVN लिमिटेड को। SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। SJVN ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और दूसरा है CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। तो इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? तो भारत सरकार दिसंबर 2025 तक यूरिया के आयात को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। ठीक है। यूरिया के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में नई यूरिया नीति लागू की थी। ठीक है। इस नीति के तहत 2025 के दिसंबर तक 5 और उर्वरक संयंत्रों को पुनरुद्धार कर देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ठीक है। तो जो यूरिया के प्लांट बंद थे उनको पुनः चालू करके जो है यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। इन 5 संयंत्रों से 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन हो सकेगा। ठीक है। जो भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करेगा और इन प्रमुख संयंत्रों में शामिल हैं। ठीक है। तो ये 5 संयंत्र शामिल हैं। तो इन सभी को जो है 2025 के अंत तक चालू करके यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र, रामागुंडम उर्वरक संयंत्र, गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, बरौनी उर्वरक संयंत्र और तालचेर उर्वरक संयंत्र। तो ये 5 को चालू करके 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 360 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जिसमें से 2014 में जो है 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये बढ़ करके 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो अब जो डेफिसिट रह रहा है वो 50 लाख मीट्रिक टन का रह रहा है, यानी कि कमी है। तो इतना यूरिया हमें आयात करना पड़ता है लगभग। अब जब ये 5 संयंत्र कार्य करने लगेंगे तो 60 लाख मीट्रिक टन का यूरिया का उत्पादन और होने लगेगा। तो जिससे हमारा ये डेफिसिट बढ़ जाएगा और से हमें यूरिया का आयात नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसको बेल के द्वारा विकसित किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 4 अप्रैल 2024 को सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर को सौंपा है या शामिल किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। भारतीय सेना में इस अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल किए जाने से एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत और आधुनिक होगा। सेना ने 2024 को तकनीकी समावेशन का वर्ष भी घोषित किया है। बाडा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के एथलीटों को प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करने में शीर्ष पर रखा गया है? इसमें सबसे शीर्ष पर रहा है भारत, यानी कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में लिए गए 3865 नमूनों में से 125 नमूनों में परीक्षण सकारात्मक पाया गया। ठीक है। तो जिनमें से 3.2% मामलों में परीक्षण पॉजिटिव रहा है, यानी कि इन्होंने डोपिंग की है। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है मामले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से मामले पाए गए हैं, जहाँ लगभग 3.2% मामले पाए गए हैं। ठीक है। 125 जो है कुल मामले देखे गए। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, जहाँ 58 नमूनों में जो है पॉजिटिव मिले हैं, 2.9%। संख्या की दृष्टि से देखें तो संख्या की दृष्टि से भी भारत में 125 नमूने जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। संख्या की दृष्टि से रूस दूसरे नंबर पर है, जहाँ 8500 नमूने, और तीसरे नंबर पर USA, जहाँ 84 नमूने पाए गए हैं। ठीक है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी बाडा की बात करें 1999 में स्थापना हुई थी। मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष बिटोल्ड बैंकॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में RBI की MPC की पहली बैठक में वर्तमान नीति रेपो दर क्या तय की गई?
तो इसको अपरिवर्तित रखते हुए एमपीसी ने 6.5% पर ही बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली एमपीसी ने लगातार 7वीं बार, जो पहली बार फरवरी 2023 के बाद जो है अपरिवर्तित लगातार है, ठीक है, प्रमुख रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है 7% का अनुमान आरबीआई ने लगाया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की मुद्रास्फीति दर 4.5% रहने की उम्मीद लगाई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति लगभग नियंत्रण में है। आरबीआई के एमपीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 तक आयोजित करी गई, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 में पहली बैठक थी एमपीसी की, और इसकी अगली बैठक जो होगी अब वो 5 से 7 जून 2024 में होगी, ठीक है। हर 2 महीने में एक बार ये आयोजित की जाती है। मुद्रास्फीति सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, विकास, रेपो दर निर्धारित करने के लिए समिति हर 2 महीने में बैठक करती है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इस एमपीसी की स्थापना की जाती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। पहली बार एमपीसी की स्थापना 29 सितंबर 2016 को की गई थी। एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक होता है। एमपीसी के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, जबकि 3 प्रख्यात अर्थशास्त्री होते हैं। वर्तमान में आरबीआई से 3 सदस्य कौन कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं जो इसके अध्यक्ष भी हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं और राजीव रंजन हैं, जबकि प्रख्यात अर्थशास्त्री में डॉक्टर जयंती वर्मा, डॉक्टर आसिमा गोयल और डॉक्टर शशांक बेड़े हैं। जो एमपीसी होती है उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य मौद्रिक नीति निर्धारित करना होता है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या है और वो किन उपकरणों के माध्यम से इसको नियंत्रित करती है, ये यहाँ पर लिखे गए हैं। तो हाल ही में जो एमपीसी की बैठक हुई है उसमें जो दरें रही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार ये 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, जो मुंबई की कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी, इसने 2019 में मुंबई से लंदन तक की अपनी पहली यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय जल में प्रवेश किया था, और इस दिन को इसीलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। दुनिया में प्रतिवर्ष सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2024 में 26 सितंबर को पड़ेगा। तो विश्व समुद्री दिवस अलग दिन को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस अलग दिन को, ठीक है। 2024 की थीम क्या रही है, तो भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, इसकी 2024 की थीम रही है, ठीक है। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, जाम्बिया और मलावी के साथ जिम्बाब्वे ने पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपात स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगग्वा ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया है, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई है, जिससे देश में 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ है। और इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मानवीय सहायता के लिए आर्थिक मदद देने का आह्वान भी किया है। तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 2 अप्रैल को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1976 में स्थापित आर्मी मेडिकल कोर ने 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा, जिससे ऑपरेटर को पूर्ण तेल व्यापार अधिकार मिल सकेगा। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। रोमानिया में मागुरेले लेजर आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।